सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत इम्कानात और मुमकिनात का खेल है जिसमें फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर किए जाते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ को पीछे और जज्बात को आगे रखा जाता है। अवामी उमंगों की तर्जुमानी के चक्कर में ऐसे ऐसे दावे होते हैं जिसे सुनने और करने वाले दोनों ही जानते हैं कि ये सरासर झूठ है, झूठ के सिवा कुछ नहीं। लेकिन सितम यह है कि ये हमारी सियासत है जहां इस वक्त धमा चौकड़ी मची है। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हुकूमत का मसला नंबर 1 अवाम को महंगाई से निजात होना चाहिए, लेकिन जज्बात ये हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत के लिए मसला नंबर 1 बने हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान सामने आया है कि वो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए खुद बरतानिया जाएंगे, बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करेंगे। एक और जज्बाती बयान सुनिए कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान की किसी एक जेल में होंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो नवाज शरीफ की वापसी वज़ीर आज़म के बरतानिया जाने और बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करने से भी मुमकिन नहीं लगती। बक़ौल कानूनी माहिरीन नवाज शरीफ की वापसी का कानूनी रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा मौजूद ही नहीं। इसीलिए बार बार बरतानवी हुकूमत को चिट्ठियां लिखने का कोई फायदा नहीं हो रहा। एक तो नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका सियासी कद काठ बड़ा है। हुकूमत तो इसहाक डार, सलमान शहबाज को भी सर तोड़ कोशिश के बाद वापस नहीं ला सकी। जज्बाती बयान की एक और मिसाल देखिए। कल नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का दावा था कि हुकूमत जनवरी में चली जाए। आज फरमाना यह है कि हुकूमत घबराई हुई है, शायद जनवरी से पहले घर चली जाएगी। ये मरियम नवाज ही नहीं, नून लीग के दिली जज्बात हैं। अगर मरियम नवाज का बस चले तो वो इस अक्टूबर के महीने का नाम ही जनवरी रखकर हुकूमत को घर भेज दें। लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत कब जाती है इसका फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर होगा, और फिल वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ही रुखसत होगी। अगर अपोजिशन अपनी एहतजाजी तहरीक की बदौलत ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलने में कामयाब हुई तो फिर यह तारीख आगे पीछे हो सकती है। लेकिन अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक अभी खुद खतरे में लग रही है, क्योंकि पार्टी सियासत पीडीएम तहरीक पर गालिब आती दिखाई दे रही है। बिलावल पीडीएम कोयटा का जलसा छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की सियासत बचाने की फिक्र में है, और खबरें हैं कि बिलावल भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए मरियम नवाज भी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। लेकिन लंदन में बैठे नवाज शरीफ मरियम नवाज को पार्टी में मुतहरिक होकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की हिदायत कर चुके हैं। कोयटा जलसे के हवाले से नेक्टा दहशतगर्दी अलर्ट भी जारी कर चुका है, जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान हुकूमत ने यह जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। अब देखना यह है कि कोरोना और दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात के तनाजुर में अपोजिशन क़यादत क्या फैसला करती है। जज्बात गालिब आते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला होता है। आज सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। असद खलील साहब मेरे साथ हैं। असद खलील साहब, एक बात जो हमने प्रोग्राम में कल ही कही थी, हम वो भी दिखाएंगे किस तरह से आपने तो कल कहा था, तो उसके बाद वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, चल मुझे प्रोड्यूसर ने कहा जी हम पहले ही वो दिखा देते हैं। देखिए कि कल असद खलील साहब ने क्या बात कही थी और आज वज़ीर आज़म का फिर क्या बयान सामने आया है, किस तरह से इन दोनों का रब्त बनता है आपस में। देखिए, नवाज शरीफ साहब को अब ये पता चल रहा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त लिखा है नवाज शरीफ साहब एज ए कन्विक्टेड पर्सन, उसकी हवालगी के लिए, उस पर जो बरतानवी जो होम सेक्रेटरी हैं, जो वज़ीर हैं वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने अपनी हुकूमत को एक ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये चूँकि कन्विक्टेड पर्सन है और ऑलरेडी परसेप्शन है कि गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने उनको मांगा भी है, तो हमें नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करना चाहिए। और इमरान खान साहब इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परसू भी कर रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 2 मुल्क इस्लामी ममालिक से राब्ते किए हैं। अच्छा, अगली डेस्टिनेशन नवाज शरीफ साहब की अब सऊदी अरब है, कतर है, या और कौन सा मुल्क है। 2-3 ममालिक से अपने जो करीबी जो उनके अगर यहाँ है तो भागकर वहाँ उनसे उन्होंने मुशावरत की है कि जनाब अब हमें, क्योंकि बरतानवी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, उनको ये फीलिंग्स आ रही है कि बरतानवी हुकूमत में भी उनको डिपोर्ट कर दे हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि इमरान खान साहब इस हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर को भी तलब कर सकते हैं
और उसके हवाले से अपने नुमाइंदे को भेज सकते हैं। और एहतजाज जी एक उनको एक बड़े सफारती असद खलल साहब, ये जो बातें हुई थी उसके बाद आप देखिए कि आज कल का प्रोग्राम था, उसमें आपने बातें कही थी। आज वज़ीर आज़म का बयान भी सामने आ गया कि वो खुद भी बरतानिया जा सकते हैं। ये आपको हकीकत पर मबनी लगता है कि उनके जाने से कोई बात बन जाएगी? 3 खत तो लिखे जा चुके हैं, 3 चिट्ठियां तो बरतानिया को लिखी जा चुकी हैं पाकिस्तान की तरफ से। उसामा साहब, ये केस जो है बड़ा क्लियर कट केस है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट ऐसे नहीं उन्होंने कर दिया। उन्होंने कानून, आइन और बरतानवी जो कानून है, इंटरनेशनल कानून है, उनकी मौजूदगी में और उनकी वजह से वो ट्वीट किया कि जनाब ये कन्विक्टेड पर्सन है, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, लिहाजा इनको पाकिस्तान भेजा जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। फिर उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने जो खत के अंदर जो हवाला जात दिए हैं, बरतानवी कानून के हवाले दिए हैं कि जनाब बरतानिया का कानून ये कहता है कि कोई शख्स अगर सज़ा याफ्ता हो और 4 साल से जायद उसकी सज़ा हो, बिल्कुल, यानी वो जुर्म जिसमें 4 साल से ज़्यादा उसको सज़ा हो चुकी हो, वो बरतानवी सरजमीन जो है उस पर अगर जाएगा तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये वो कवानीन है जो कि बरतानिया के लॉ ऑफ द लैंड है। पाकिस्तान के कवानीन, अदालतों के फैसले तो अपनी जगह, लेकिन इस बात पे और आज जो वज़ीर आज़म ने कहा है वही बात जो मैंने कल कही थी कि हर जो है ना हद तक वज़ीर आज़म साहब जाएंगे और जो शिबली फराज साहब ने बयान दिया है और उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट चुके कर दिया कि 15 जनवरी तक या उससे पहले नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं आ जाएंगे। इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि शहजाद अकबर से जो बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब से जो आपस में सफारती राब्ते हुए या शहजाद अकबर साहब ने चीज़ें शेयर की, वो चीज़ें फिर जिस तरह लीक हुई उसके मुताबिक उस बरतानवी हाई कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई थी, जो मैंने कल भी जिस तरह बताया कि उसके मुताबिक उनको पता है कि ये प्रोसेस के दौरान में भी ये यानी मिड ऑफ जनवरी तक ये मामला जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक बात उसामा साहब, ये भी नाजरीन के भी रिकॉर्ड पे होगी और आप भी इसके ऊपर आपको भी ये लगेगा जी। एक तो ये है कि कराची का जो वाक़या है, कराची का वाक़या जी, उस हवाले से जरदारी साहब तो आराम से बैठे हैं, वो तो पतली गली से उनका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने भी अपना बीच में से दामन निकाल लिया। अब ये मामला हो गया नून लीग और वर्सेस फिर वही इदारों के ऊपर जो आगे मामला, पीपल्स पार्टी भी निकल गई, बिलावल निकल गए, जरदारी साहब निकल गए और फिर आप हेड ऑन हो गए कौन से, रियासती इदारे और नून लीग जी। दूसरी बात, मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर साहब, अब ये मुझे नहीं पता वो अलग-अलग कमरों में थे, एक कमरे में नहीं थे। ये कहानी थी। ताला टूटने वाली वीडियो से भी आपको पता चल गया कि ताला टूटा नहीं, वीडियो अभी तक सामने नहीं। अच्छा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कैप्टन सफदर साहब और कमरे में ठहरे हुए थे, मरियम साहिबा और कमरे में ठहरी हुई थी। ये भी ज़रा मामला तहकीक तलब है। इसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि जो PDM है ये नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ वो नहीं देगी। नवाज शरीफ साहब ने कराची के अंदर जलसे में जब स्पीच करने की कोशिश की तो बिलावल और जरदारी साहब ने उनको स्पीच नहीं करने दी। उन्होंने स्टैंड लिया और नवाज शरीफ साहब को स्पीच नहीं करने दी। उसके बाद अगली बात जो मैंने पहले कह चुका हूं, अब उसके बाद बिलावल साहब चले गए गिलगित बल्तिस्तान में अपनी सियासी जो है इलेक्शन की कैंपेन के लिए। मैंने आपको कहा था क्वेटा जलसे के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में कहा था आपको कि वो शायद ना जाएं। बिल्कुल। अब ये है कि एक स्टेप वाइज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप होएगा मामला। मैं अभी आपको बता देता हूं। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अब वीडियो को गिराना नहीं है पीपल्स पार्टी का। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो करेंगे। अच्छा। जाएंगे नहीं, अभी तक की जो ये इतलात है मेरी कि वो जाएंगे नहीं, वो वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए वो खिताब करेंगे। जवाब ये है कि जनाब मैं तो इधर मसरूफ हूं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी से, नंबर 1। इसके बाद ग्रेजुअली पीपल्स पार्टी PDM से निकल जाएगी। उसके बाद फिर वही रह जाएंगे जो मैंने कहा था कि मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान। चौथा बंदा इनके साथ नहीं होगा। इनकी अपनी जमात देख लेना कि शहबाज शरीफ साहब वो बैठे हुए, आपको पता है नैब से आप जुडिशल कस्टडी में चले गए हैं, तो वो अपनी खुशी से गए हैं। जमानत उन्होंने खुद वापस ली है, यानी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था किसी का।
वो खुद नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून का जो नवाज शरीफ साहब का, अच्छा, जो ये मरियम बताएं, साहिबा का खरल साहब, 15 जनवरी एग्री नहीं थे। 15 जनवरी तक आपको क्या लगता है वाकई मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं? वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि जी किसी जेल में होंगे पाकिस्तान की, तो ये अगर ऐसा होता है तो इससे तो मेरा ख्याल है अभी तक जो एफर्ट्स हैं बरतानवी हुकूमत की एश्योरेंस या जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस या इमरान खान साहब का ये कहना, इस हवाले से अब तक की जो इतलात है ना, अब तक की, तो नवाज शरीफ आ सकते हैं, लेकिन एट द 11th आवर कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आ रुक जाएगा। तो ये तो नहीं। अच्छा, अब इसमें आगे इससे ना पूछे कि नवाज शरीफ आते आते बिल्कुल अच्छा रह जाएंगे, फिर कहीं से कोई दबाव आ जाएगा। अच्छा, अब बाकी आगे मरियम साहिबा की बात, मरियम साहिबा की बात, मरियम साहिबा को जिस तरह कहा गया है जनाब नवाज शरीफ साहब ने उनको राब्ता किया है और उन्होंने कहा दबाव बढ़ाएं हुकूमत पे। अब दबाव मरियम साहबा और फजलुर रहमान साहब अकेले तो नहीं बढ़ा सकते। पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता पतली गली से निकलती जा रही है ग्रेजुअली। अब मामला यह है कि मरियम साहबा का यह भी कहना है कि जनाब जनवरी तो क्या, जनवरी से पहले ही हुकूमत जा सकती है और हुकूमत घबराई हुई है। हुकूमत कोई घबराई नहीं हुई। अभी जो मामला आगे होने जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बताया 120 अदालतों के हवाले से जी, इरसाब अदालतों को डे टू डे जो केसेस की समाअत होना शुरू हो गई है और जो अदालतें अगर मुकम्मल ये प्रोसेस होगा तो उसामा साहब इसमें बड़े पैमाने पर बड़ी तेज़ी से सजाएं जो हैं इन केसेस के अंदर, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको सजाओं का एक अमल जो है वो शुरू हो जाएगा और बड़े लेवल पे एक सजाओं का जो अमल है वो जब मुकम्मल होगा, शुरू जब होगा तो जारी बात है। लेकिन तो उससे एक वाकई जो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था, जिस बेस पे वो आए थे, वो 2 साल में शायद उसके ऊपर वो नहीं कर सके, लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा सकते। और चेयरमैन नायब जैसे जवेद इकबाल साहब ने भी यही बिलमुशाफा मीटिंग्स में भी वो गिला भी करते हैं बाज़ दफ़ा कि आप ये जो कहते हैं ना कि लॉजिकल एंड तक कोई केस नहीं पहुंचा। वो कहते हैं लॉजिकल एंड तक हमारा तो काम है इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, रेफरेंस बनाना और हिसाब अदालत में जमा करा देना। अब उसके बाद लॉजिकल एंड का जो मामला है वो कहते हैं वो अदालतों के ऊपर है कि अदालत उसके 120 अदालतें बनती हैं तो तेज होगा ये काम। लेकिन मरियम साहिबा का ये बलूचिस्तान के तलबा के साथ जाकर बैठना, ये कितना आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट है? ये क्या जो सुबाइयत है उस तरफ तो नहीं मामला उठाने की कोशिश कर रही डेस्परेशन में कि इस तरह से भी ये सूबों में भी कोई बात? ये मरियम साहिबा को लाइनें कहाँ से आती है आपको पता ही है। बलूचिस्तान, इंडिया, मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान के अंदर कौन दहशतगर्दी जो करता है, पाक जो ईरान के ज़रिए कौन से लोग कुलभूषण जाधव के जैसे नेटवर्क आते हैं, पाक अफ़गान बॉर्डर जो है उससे कौन से भारतीय कौंसलेट जो वहाँ पे हैं, कौंसल खाने अफ़गानिस्तान में, तो वो जो तहरीकें हैं अलहदगी पसंद की या इस तरह पहाड़ों पे जो लोग चढ़े हुए हैं, जो बागी किस्म के लोग हैं, जो मतलब गुमराह जो बलोच नौजवान हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने के हवाले से और उनके साथ सॉलिडरिटी के लिए, ये लाइन किसकी है? ये लाइन है इंडिया की, ये लाइन है मोदी की, ये लाइन है रा की, जो वो चाहता है कि किसी तरीके से इन बलोच नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया जाए और उस एक्सप्लॉइटेशन के नतीजे में वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ वो हथियार उठाएं, वो रियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये मामला है कि इसके ऊपर जलती के ऊपर तेल डालने के लिए मरियम साहिबा ने जहां तक मुझे याद है जानबूझ के जितने नूली के दौर में 10 साल का दौर है इनका पंजाब में हुकूमत का, ये सिर्फ पिछले दौर की बात कर रहे हैं, उससे पहले छोड़ दें, इतने एहतजाज तो शायद ही कभी हुए हों लाहौर में। किसान, मजदूर, असातिज़ा, नर्सेज, डॉक्टर्स, कोई एक तबका ऐसा नहीं है, लॉयर्स, कोई एक तबका ऐसा नहीं है कि जिसका एहतजाज ना हो। टीचर्स, नाबीना अफराद बकायदा पंजाब असेंबली के सामने देखते थे, वो बेचारे कई रोज तक वो बेचारे एहतजाज करते रहे, सिर्फ यहाँ लाकर फसलें जलाते रहे किसान। फिर सोशल वेलफेयर जो सोशल सिक्योरिटी वाले लोग हैं, फिर लेडी हेल्थ जो वर्कर हैं, उनके हवाले से सबने एहतजाज किया। तो मामला ये है कि अभी जो ये तहरीक है ना PDM की, जिसकी बेस पे मरियम साहिबा इतने बुलंदोबांग दावे कर रही थी, उसका तो दम खम आप देख ही लेंगे कि क्वेटा जलसा में आपको नज़र आ जाएगा कि पार्टियां जो बड़ी हैं वो उससे निकलना शुरू हो गई। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही ना ये इस्तीफे देते, तो इस्तीफे देने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, नून लीग इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। इस्तीफे देने असद खरल साहब स्ट्रीट पावर अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सड़कों के पास आने के लिए। एक तरफ इलेक्शन की तैयारी है, इसका तो मतलब है कि वो कहते हैं कि ये निज़ाम अगर तलपट हो गया
तो फिर इलेक्शन कहाँ के? अगर आपने गिराना ही है तो फोकस तो सारा फिर कोयटा जलसे पर होना चाहिए, रैलीज पर होना चाहिए, फोकस तो उधर होना चाहिए। ये तो इलेक्शंस की तरफ फोकस है। मुझे बताएं कि क्या प्रोटेस्ट से, रैली से हुकूमतों का खात्मा हो सकता है? अगर इससे हुकूमतों का खात्मा होता तो मेरा ख्याल है जो 126 दिन का धरना था, और जिस तरह ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ने जिस तरह इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है एहतजाज या धरना या एक जो स्ट्राइक है या प्रोटेस्ट है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में इतना लंबा चौड़ा और इतना मैसिव लेवल पे हुआ। तो ये उससे क्या हुकूमत चली गई? मामला ये है कि ये हुकूमत यार हो जाएगी इन हाउस तब्दीली से, उसके लिए आपके पास अद्दी अक्सरियत नहीं है। और जनवरी शोर क्यों मचा रहे हैं? इनको पता है मार्च में तो और ज़्यादा अक्सरियत आ जाएगी। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस क्रिएट करके, क्योस क्रिएट करके, एक अदम इस्तेहकाम पैदा करके हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए एक एफर्ट की जा रही है। जिस तरह कहते हैं ना कि आखिरी आप हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आखिरी हरबे हैं जो कि अपोजिशन की जानब से गैर मुतहिदा में अपोजिशन के लिए गैर, और फिर हर अपोजिशन की जमात जो अपना अपना एजेंडा लेके चल रही है, अपने अपने जाती मफादात लेके चल रही है। मैंने आपको बताया था कि जरदारी साहब की हुकूमत से डील हो चुकी है। जरदारी साहब आप देख रहे पूरे सिनेरियो के अंदर कहाँ है वो। अच्छा सर, एक और बड़ी खबर है जो ब्रेकिंग चल रही है। FATF की तरफ से पाकिस्तान को अब फरवरी तक 2021 फरवरी तक का वक्त मिल गया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। और भारत जो कोशिशें कर रहा था ब्लैक लिस्ट करने की, बड़ी लॉबिंग कर रहा था, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, किस तरह वो अपने इत्तेहादियों को, अपने कई मुल्कों को इन्वॉल्व कर रहा था, दबाव डाल रहा था, जो कि ये नहीं किया जा सकता। FATF लॉबिंग नहीं की जा सकती। उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन FATF ने माना है कि 27 नुकात जो पाकिस्तान को दिए गए थे, 21 पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया है। और हमारी इत्तलात ये भी है कि बाकी जो 6 नुकात हैं उनमें भी 20% या इसके आगे पीछे अमल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आगे और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये तो एक अब स्टॉक एक्सचेंज के लिए, मईशत के लिए तो अच्छी खबर आ गई। हम के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये FATF से जो फरवरी तक भी हमारा ग्रे लिस्ट पे नाम रखा गया ना, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान दुनिया के, मेरा ख्याल है मुमालिक के अंदर अगर सफ़े अव्वल में या सरे फहरिस्त मुल्कों के अंदर टॉप 10 अगर मुमालिक में, तो पाकिस्तान का पहले दूसरे नंबरों पर शुमार होगा, जिसने वो इकदाम किए हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो उसने सजेस्ट किए हैं पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा, जिस तरह आपने कहा कि 27 में से 21 सिक्कों पर मनोआन अमल दरामद कर लिया, उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया, ब्लैक लिस्ट नहीं हुए, वरना तो ये ब्लैक लिस्ट कराने की तो कोशिश की गई पाकिस्तान के अपोजिशन जमातों ने। जब FATF के हवाले से जो बुनियादी कवानीन थे, जिसकी बुनियाद पर फरवरी तक वो ब्लैक की बजाय ग्रे में रखा है, उस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने अपोजिशन की वो जो हुकूमत और रियासत के खिलाफ अपने जाती मफादात के, सर 14 नुकात पर अमल दरामद था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रख दिया, मशरूत कर दिया। इन्होंने कहा कि NRO जो नैब की सिक्के हैं उसमें से हमारी मर्जी की तब्दीली कर लो और हम FATF का कानून जो है पास करते हैं। हुकूमत ने इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने वो कानून साजी कर ली जो मुल्की और रियासती मफाद में थी। और उस दिन के बाद से देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की चीज है, ये ना इसमें निकाला जाए। तो मामला यह है कि इस वजह से पाकिस्तान, भारत उल्टा भी लटक जाए ना, तो पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में तो बड़ी दूर की बात है। मैं आपको अभी से खुशखबरी दे देता हूं कि ये ग्रे लिस्ट में भी नहीं रखवा सकता भारत इंशाल्लाह। अब ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं रहेगा। फरवरी के बाद अब देखेंगे, ये सिर्फ हमारे ऊपर प्रेशर रखा गया। आपको पता ही है पाकिस्तान को दीवार से लगाने के लिए जहां पे लॉबी तो भारत की है, इंटरनेशनल जो भी मामलात हैं उस हवाले से उनकी हमारे से मजबूत लॉबी है। बहुत सारे ममालिक जो है जिस तरह वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर ये थ्रेट रहे। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह हुकूमत ने इकदाम कर लिए हैं ना, इसके बाद ब्लैक लिस्ट तो बाहर कहानी खत्म हो गई, ग्रे लिस्ट में मेरा ख्याल है अब ज्यादा। मरियम साहबा को जो टास्क मिला है उनके वालिद साहब की तरफ से, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, वहीं से वो डोरे हिला रहे हैं। तो ये एक तरफ तो PDM है, ये जो कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी को मुतहरिक करो, ये क्या चक्कर है कि मजीद मुतहरिक करो? क्या कारकुन भाग रहे हैं, पार्टी के लोग छोड़कर जाने वाले हैं, या उनको भी इशारा हो रहा है कि PDM से वो बात बननी नहीं है, तो अपनी मजबूती पैदा करो, वहां तो वो उस तरह का मामला नहीं होगा, मेरी उस तरह की तकरीरें नहीं हो सकती। पार्टी में अब मामला ये हो चुका है उसामा साहब, शहबाज शरीफ साहब इसलिए जेल में गए, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। हमजा ऑलरेडी जेल में है, शहबाज शरीफ भी चले गए, क्योंकि वहां से बैठकर बहुत सारी ऐसी मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, इवन के जेल में नहीं, जब नैब की वो कस्टडी में थे उस वक्त भी उन्होंने नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें की, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया। और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे यही कन्विंस कर रहे हैं, अपनी जो हम ख्याल हैं
जो नून लीग के रहनुमा हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, कि जनाब हमने अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है। नवाज शरीफ साहब किस्सा परिना हो चुके, बड़े भाई साहब जो है वो बाज नहीं आ रहे, वो जिनके हाथों में खेल रहे हैं वो आगे उनकी सियासत नहीं है, नाल तायात हो चुके हैं। और उनकी जो साहबजादी हैं उसने भी हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, कभी डान लीग्स कराती हैं, कभी कुछ करती हैं। तो लिहाजा अगर हमने अपनी पार्टी बचानी है जी, अगर हमने सर्वाइवल रखनी है, अगर हम अलग इलेक्शनों में पार्टी की ऊपर बैन चैन ना लगे, तो हमें जो है फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए और हमें इनसे वो तो फिर थोड़ा सा शीन लीग वाली बात हो गई ना। अब ये शीन लीग वाली बात हो गई, नवाज शरीफ साहब से भी कुछ खबरें पहुंची हैं, तो उन्होंने जनाब इस पे सख्त जो है ना नाराजगी का इजहार किया है कि ये जनाब अंदर से हमारे साथ क्या हो रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब छुप छुप के वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए मरियम को मुतरक किया कि आप भी कुछ करें, क्योंकि पार्टी तो हाथ से निकल रही है। और हकीकत बात यह है कि उसामा साहब पार्टी नून लीग का बयानिए की वजह से पार्टी हाथ से निकल रही है। नवाज शरीफ साहब इस हवाले से सख्त परेशान है। पीडीएम का जो वो हाइप थी वो भी खत्म हो रही है। आपने कराची का भी देख लिया जलसा, और उसके बाद क्वेटा में अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत से कल हमने तफसील से बात की तर्जुमान से लियाकत शाहवानी साहब से, वो कल ही हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे। तो आज तो बाकायदा दरखास्त सामने आ गई बलूचिस्तान हुकूमत की, वो कल ही खदशात का इजहार कर रहे थे कि ना करें। पहले इन्होंने 2-3 दफा खुद मुलतवी किया है, अब भी कर दें। और अभी एक जो बात मेरी कुछ जो हुई है बात जी, शायद अभी भी ये या पोस्टपोन भी हो सकती है डेट इसकी। अच्छा, आगे जा सकती है। और उसकी वजह ये थ्रेट नहीं है, थ्रेट अलर्ट तो अब एक जवाब बनाया जाएगा ना। वजह यह है कि इनको पीडीएम को मौलाना फजलुर रहमान साहब को अदराक हो चुका है, जिस तरह उन्होंने बताया कि अचकज़ई साहब है ना वहाँ पे स्टेक होल्डर, उनका एक एमपी है, पूरे बलूचिस्तान असेंबली में सिर्फ एक एमपी है। उसके बाद नून लीग की आपको पता ही है जो सूरत हाल है वहाँ पे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल साहब वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे अभी तक। तो उन्होंने यही कहा कि मैं वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूँगा। तो उसके बाद वो जो मोमेंटम था, जो हाइप थी, जो गुजरांवाला से शुरू हुई और कराची में आधी कम हो गई, उसके बाद क्वेटा में जाके जनवरी तक मरियम कैसे हुकूमत गिरती देख रही है, बल्कि उससे भी पहले वो फिर पता नहीं देख लिया होगा उन्होंने, ख्वाब भी देख लिया होगा। उनको हम थोड़ी ब्रेक देते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शुगर माफिया के हवाले से फिर रिपोर्ट तो आ गई है कि इन्होंने 70 अरब रुपया इस गरीब कौम का लूटा है, लेकिन अब एक्शन किस तरह से होगा, ब्रेक के बाद। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो ताज़ा बयान है उसमें वो कह रहे हैं कि अफसोस की बात है, लोग सियासत में आते हैं पैसा बनाने के लिए, और ऐसे ही लोग इमरान खान साहब के गिर्द भी रहे और शायद अब भी हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, और शुगर माफिया का ताल्लुक भी इन्हीं लोगों से है। जहांगीर तरीन साहब का नाम फिर से आया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है इन्होंने नाजायज़ मुनाफा कमाया, और जानबूझकर ये जो शुगर मिल्स हैं इन्होंने मालिकान ने मिलकर गैर कानूनी तौर पर मुनाफा बनाया, तकरीबन 70 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, और सब्सिडी भी लेते रहे और कीमतें भी बढ़ाते रहे गठजोड़ के साथ। अब असद खरल साहब, ये एक तरफ ये रिपोर्ट आ गई है, मेरा ख्याल है कई महीने हो गए इस बात को कि जब कहा गया कि जी अब सारे जो है कार्रवाई करें इन सब के ख़िलाफ़, वो नहीं हुई। और बयान वज़ीर-ए-आज़म के आज भी चल रहे हैं कि ब्लैक मेलिंग नहीं आएंगे, अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, इनका एजेंडा जो है वो अब पहले मेरे ख़िलाफ़ था, फ़ौज और अदालत के ख़िलाफ़ है। ये सब अपनी जगह, लेकिन इनका क्या हुआ जिनके बारे में साबित हो चुका, आपने ही रिपोर्ट के लिए कहा था, वो सब चीज़ें सामने आ गई, कोई भी गिरफ्तार नहीं है। वो एक डायलॉग है ना मशहूर ज़माना, तारीख पे तारीख, ये है रिपोर्ट पे रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ठीक है बहुत ज़बरदस्त किया, दूसरी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अब ये फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी, फ्रांसिक आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं सारे इदारे जो है उनको 90 रोज़ का मैंडेट देते हैं और वो डिफरेंटली इन एस्पेक्ट्स के ऊपर कंप्रीहेंसिव अपनी एक रिपोर्ट बनाए। अब वो जो आखिरी रिपोर्ट है ना वो भी आ गई है। अब उसके बाद अब देखना ये है कि इन रिपोर्टों की बुनियाद पर हुकूमत ने एक्शन क्या लिया। क्या वो पैसा जो आवाम से लूटा गया, उनकी जेबों से निकाला गया, जो हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, क्या वो वापस आ गया? क्या उन लोगों के ऊपर एक्शन शुरू हो गया? क्या उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में आनी शुरू हो गई? क्या उनके ऊपर कोई FIR बनी, कोई नैब ने, कोई FIA ने, कोई केस, कोई रेफरेंस, कोई इंक्वायरी हुई? ये तो रद्दी की वो कहते हैं ना, गर्मी का इजहार तो वज़ीर-ए-आज़म करते हैं। नाराज मामला यह है कि मुसाफिरी कमीशन की रिपोर्ट के वाले से उसका थोड़ा सा बता देते हैं नाज़रीन को। अब जनाब मुसाफिरी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि शुगर माफिया नजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस है और जहांगीर तरीन
की जो JW ग्रुप है, जो उनकी शुगर मिलों के हवाले से उन्होंने कहा कि उसके मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद हैं। अगर आपके पास ठोस शवाहिद हैं, जो रिपोर्ट आ गई है और फाइनल रिपोर्ट है, इसके बाद तो अभी मजीद और रिपोर्ट का तो कोई अब जवाब नहीं रह गया। फिर वो कहते हैं मुसाबती कमीशन की जानब से जारी जो उन्होंने बयान किया है, तफसीली इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन और मालकान की मिली भगत साबित हो गई है। मुसाबती कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जहांगीर तरीन के JW जो ग्रुप है जी उसके मुलव्वस होने के जो ठोस शवाहिद हैं, जबकि शुगर मिल्स को शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। अब जनाब ये शोकाज नोटिस के पहले रिपोर्ट पे रिपोर्ट, अब नोटिस का खेल शुरू हो जाएगा। पहले FIA ने बुलाया जहांगीर तरीन साहब को, उनके साहबजादे को, वो नहीं आए जी। अब रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया कि हालिया बहरान में शुगर्स मिल एसोसिएशन और मालकान के दरमियान ये गठजोड़, इसका भी इंकशाफ हुआ है, जबकि शुगर मिल मालकान चीनी की दरामद पर भी असरअंदाज हुए, ये भी रिपोर्ट में कहा गया। फिर ये कहा गया है कि दरामद में ताखीर से चीनी की 3 माह में कीमत में 16 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा इजाफा हुआ। 2019 में चीनी की कीमत में 18 रुपये फ़ी किलो इजाफे से 40 अरब रुपए रेवेन्यू लिया गया, जबकि 29 अरब रुपए से ज्यादा पहले ये सो रहा था, ज्यादा की एक्सपोर्ट पर सब्सिडी भी ली गई। पहले ये सब सो रहे थे। ये है कि 77 अरब रुपए का तो फिगर वो बता रहे हैं जमा तफरीक करके, तो पहले ये सो रहे साबित थे, हो गया। अब ये जागे इलेक्शन को ये अच्छा, ना तो चीनी की कीमतों में कमी आई, ना किसी एसोसिएशन के बंदे के ऊपर हाथ डाला गया, ना किसी मिल मालिक को पकड़ा गया, ना किसी जखीरा अंदोज के ऊपर हाथ डाला गया। तो मुझे ये बताएं, हमने अवाम ने इन रिपोर्टों को क्या करना है? इनसे इन रिपोर्टों के ऊपर तो हम पकौड़े रख के फिर खा सकते हैं, ये तो इस काबिल हैं फिर रिपोर्टें। यानी आप एक वसाइल ज़ाया कर रहे हैं, हुकूमती रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं। आपको पता है ये जो रिपोर्टें बनती हैं, जो मेंबरान है उन्होंने आना जाना, TADA इंक्वायरी, स्टेशनरी चीज़ें, खर्चा, स्टे, उनका ठहरने का, आने जाने का, ये सारे एक्सपेंडिचर ऊपर से आपने डाल दिए। अभी SCCP है, स्टेट बैंक है, तो मामला ये है कि अगर इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सिर्फ हमने रिपोर्टें ही जारी करते रहना है, ये देखें कोई हुकूमत है, कोई मीडिया हाउस या कोई अखबार या चैनल तो नहीं है कि जिस तरह हमने कोई रिपोर्ट ले आया, कोई तहलका केस खबर सामने ले आया, रिपोर्ट सामने ले आया। मामला ये हुकूमत का काम होता है एक्शन लेना। अब रिपोर्टें तो सारी आ चुकी है, अब रिपोर्टों के बाद फिर आप नोटिस का खेल शुरू कर दिया। जब कुछ हो रहा था तब मुझे बताएं, तब ये लोग सो रहे थे, कंपटीशन कमीशन उस वक्त कहां था जब ये सारे खेल खेला जा रहा था, जब कीमतें ऊपर जाती चली जा रही थी? मैं अब इस पे क्या कहूं कि उसामा साहब, वजीर आजम साहब, मुझे तो इस बात पे भी अफसोस होता है। वजीर आजम साहब ये कहते हैं अपने कई बयान में, अब एज ए वजीर आजम वो कहते हैं कि जब रिपोर्टें हमारे सामने आई तो उसके अंदर ये चीजें सामने आई कि मिल मालकान केन कमिश्नर जो है उसकी तनख्वाहें वहां से जा रही थी, मुसाबती कमीशन जो है जिसका काम पकड़ना था उन लोगों को वहां से पैसे जा रहे थे जी। तो जब वजीर आजम साहब के पास ये एविडेंस है, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, क्या मुसाबती कमीशन के उन लोगों को पकड़ा गया जिनका अभी आपने सवाल उठाया? क्या केन कमिश्नर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उसको गिरफ्तार किया गया जो अपने इख्तियारात से तजावज करके ब्राइब लेके किया हुआ था? इधर उधर किया गया था कि जी वो इनको रिपोर्ट वो पहले ही बता देता था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वो तो एक अपराइट, वो अफसर आपको पता है कौन है? वो अफसर है जिसने नवाज शरीफ साहब को पकड़ा था, जिसने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया था। वो बंदा है जिसको FIA के बंदे को उल्टा हटा दिया गया, शरीफ आदमी को। अच्छा। मामला ये है कि ऐसी बात नहीं है, मामला ये है कि उसामा साहब, FIA ने, नैब ने, SCCP, मुसाबती सारों रिपोर्टें तो दे दी, उन्होंने चार्जशीट भी बना दी, रिपोर्ट में फ्रांसिक रिपोर्ट भी आ गई, गिरफ्तार तो कर सकती है। मामला ये है कि इसके ऊपर जब तक FIA नहीं करेगी, एंटी करप्शन भी इवन के पंजाब वो भी कर रही है, जब तक FIA नहीं करेगी या नैब इंक्वायरी अथोराइज करके उसके अंदर रेफरेंस वगैरह लेके नहीं जाएगा ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ, उस वक्त तक तो ये रिपोर्टों की बुनियाद सिर्फ माफ एक कागजी कार्रवाई है। तो कागजी कार्रवाई का मकसद आवाम को तो कोई इससे फायदा नहीं। अच्छा, अब ना हुकूमत को फायदा है, ना रियासत को फायदा है। लेकिन चंद हफ्तों तक मुझे बताएं, शिबली फराज साहब कह चुके हैं कि चंद हफ्तों तक इनको नजर आएगा, कीमतों में तब्दीली नजर आएगी, बेहतरी नजर आएगी। तब्दीली से फिर लोग डर जाएंगे, उनकी मुराद यकीनन तब्दीली ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ होगी। तो ये जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो चीनी की कीमत कैसे नीचे आ जाएगी? जब आप इंपोर्ट करेंगे फिर वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी। गंदम का आप देख लें, आज भी ये खबरें आ रही हैं कि कहा जा रहा है, नान भाई कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, 30 रुपये की कर दे जी रोटी, 30 रुपये हमें मुकर्रर करने दें कीमत। अब आप सोचें कि गरीब मजदूर क्या करेगा? वो पहले रोटी किस तरह से खाता था, पता नहीं उसको सालन मिलता था नहीं, अब वो रोटी भी उससे दूर हो रही।
उसामा साहब, मामला ये है, हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि कार्डलाइजेशन जिसके हवाले से सबसे ज्यादा इमरान खान साहब का स्टांस था कि हम कार्डलाइजेशन को तोड़ेंगे, कार्डलाइजेशन का खात्मा करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे। कार्डलाइजेशन इनके दौर में पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। आज सीमेंट की बोरी देखें वो किस तरह करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, सीमेंट की बोरी किस तरह ऊपर चली गई, उसकी लागत देखें, बोरी की 50% ज्यादा मुनाफा है। सीमेंट की बोरी जो है उसकी कहाँ पे पहुंच चुकी। खाद और बीजों की कीमतें जो है वो ये जो है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर कार्डलाइजेशन, उसकी आप देख लें, सीमेंट की आप देख लें, लेकिन अब पेट्रोल की आप देख लें। आज खबर यह है कि ये कीमत भी बेहतर मुकर्रर की जाएगी, गंदम की सरकारी कीमत जिस पर ये किसानों से खरीदी जाएगी। अब जो बहरान हुआ है नहीं, अगले साल की आई है ना फसल, और 1000 रुपया मेरा ख्याल है हर बोरी पर, 50 किलो की बोरी पर सब्सिडी भी दी जाएगी खाद पर, 1000 रुपए की, ये भी ऐलान किया गया। ये तो बदकिस्मती ये है उसामा साहब, जब भी सब्सिडी आती है ना, अरबों रुपए की सब्सिडी चली जाती है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वालों की जेबों में, और जो किसान है उसको उसी रेट में मिलती है। और ये जो चीनी के हवाले से क्रशिंग सीजन का उन्होंने कहा है कि जी वक्त पर गन्ना खरीदा जाएगा, ये कि जी गन्ना लेट होता रहे ताकि ये कीमतें ऊपर जाती जाए, ये किसानों को भी एक्सप्लॉइट करें, कीमतें भी ऊपर ले जा सकें। तो ये भी हुकूमत हर सीजन में यही कानून भी बना दिया है, कानून भी ले आए। हर सीजन में उसामा साहब यही होता है जिम्मेदारों के साथ इस्तेसाल कि जब उनका फसल तैयार हो जाता है, ये शुगर मिल माफिया जो है ये नखरे करने शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं हम तो कमाद नहीं उठाएंगे, हुकूमत कहती है आप उठाएं, क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता है। अच्छा, आप देखिए नवंबर में क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता है। हमने जिस तरह कल के प्रोग्राम के क्लिप चलाया, आपने जो बात कही थी वो आज वज़ीर आज़म के बयान से नजर आई, लेकिन आपको क्या लगता है चंद हफ्तों में कीमतें नीचे जा रही हैं, महंगाई कुछ कम हो रही है? मुझे लगता है शायद कुछ फर्क पड़ जाए। वज़ीर आज़म साहब का जो आप फोकस है ना, ये जो है ना एक टिकोसला सा या जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, ये जो हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए PDM की, उससे इतना कंसर्न नहीं है। आज भी तर्जुमानों का इजलास था, इमरान खान साहब का जो सारा फोकस है ना, रशीद हो, सारा फोकस उनका इस वक्त महंगाई के ऊपर, और महंगाई के हवाले से काफी वो उस पर करेंगे काबू। और दूसरा ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लगता है कि कोई अहम जिम्मेदारी दोबारा मिलने वाली है। और चलिए जी, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, एक और मसला, एक और चैलेंज हुकूमत के लिए जो सामने आ रहा है, कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। खतरनाक खबर यह है कि पाकिस्तान में कोरोना की तादाद, मरीज़ों की तादाद फिर से बढ़ रही है और पंजाब के अस्पतालों में दाखिल होने वाले कोरोना मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। NCOC के इजलास में इस बारे में आगाह किया गया है और जो अदाद शुमार हैं वो भी ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। चूँकि 1 सितंबर को पंजाब में अमवात का तनासुब था 1.6%, जबकि आज कहा गया NCOC में कि ये 6% तक पहुँच चुका है, 1.6 से 6 पर पहुँच गया है। और जो पंजाब में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह थी वो 0.92 थी, जो अब बढ़कर 1.33 हो चुकी है। अब जो ख़तरनाक इलाके करार दिए जा रहे हैं, जहां दोबारा से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, उनमें मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची, गिलगित में नए कोरोना केसेस का तनासुब ज़्यादा नज़र आ रहा है। असद खरल साहब, ये तो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। खुदा न खास्ता जिस तरह हमने देखा है पूरी दुनिया में दूसरी लहर की बात हुई तो पाकिस्तान के बारे में कहा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ़ की, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से तारीफ़ हुई कि किस तरह से बेहतर तरीके से निपटा गया। लेकिन अब तो ये दोबारा से जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं कि खुदा न खास्ता ये दूसरी लहर की तरफ मामला जा रहा हो। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, फिर वो फॉग जिस तरह से हो जाती है, बल्कि स्मॉग हम कहेंगे, वो इतना धुआं, उसके लिए ज़्यादा खतरा है। वज़ीर आज़म भी ये बात कह चुके हैं। उसामा साहब, आज जो अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं, सिर्फ 4 दिन के अंदर, 4 दिन के जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक जो चीज़ सामने आई है कि सिर्फ 4 दिन के अंदर 40% जो इजाफा हुआ है मरीज़ों की तादाद में। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अलार्मिंग फिगर है। और जो वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे थे, जो असद उमर साहब भी कह, जो NCOC ने कई दफ़ा नेशनल कमांड जो ऑपरेशन सेंटर है उनकी जानब से भी ये इंडिकेशन आई कि ये, और फिर WHO ने भी कहा कि दोबारा इसकी वेव आ रही है। मगर तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन है वो जलसे कर रही है, सिंध हुकूमत जो है वो जलसे करवा रही है, यहाँ पर वफाकी हुकूमत जो है वो कन्वेंशंस करवा रही है, कभी टाइगर फोर्स के कहाँ, और कहीं पर SOPs भी हम फॉलो होते देख रहे हैं। हुकूमत भी उसमें शामिल है, सिंध हुकूमत भी उसमें शामिल है, वफाकी हुकूमत भी है, अपोजिशन जमातें भी हैं। अभी हम कोयटा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जनाब जलसा। तो दहशतगर्दी का खतरा, ऊपर से ये वबा का खतरा, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं। अच्छा उसामा साहब, मामला ये है कि ये एक तो है हुकूमत की जानब से,
दूसरा ये हर बंदे का ये इनफरादी मामला है, ये हर बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फैमिली मेम्बर, वो अपनी फैमिली को इस पे कन्विंस करे। अब देखें ना, ये सारी चीज़ें SOPs के ऊपर तो बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा, ना सैनिटाइज़र के हवाले से हाथ धोने वाला मामला, ना तो वो प्रोसेस जो है फॉलो किया जा रहा है। इवन के सरकारी दफातर में, सरकारी इदारों में वफाकी सूबाई वहाँ पे भी नहीं है। चले आम आदमी तो एक अलहदा बात है ना, वो तो एक डिसिप्लिन में होते हैं। इसके बाद बसों में, ट्रेनों में, जहाज़ों में भी उस तरीके से वो मैं नहीं समझता कि SOP स्ट्रिक्टली फॉलो। ये जो बात कही जा रही है कि अगर SOPs फॉलो ना किए गए, एहतियात ना की गई, तो फिर से ये कुछ हम मिनी लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, इस तरह की बातें कही गई हैं, दोबारा सख्ती की जा सकती है। शॉपिंग मॉल में आप देखें जिस तरह रश होता है, मंडियों में जिस तरह आप देख लें, बाज़ारों में देख लें, मार्केटों में देख लें, तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास रहमत या पाकिस्तान के ऊपर मैं समझता हूँ, वरना जो कोई SOPs या जो अमल दरामद हाल ही में कुछ इलाकों में तो दोबारा से मिनी स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई कि अगर किसी मोहल्ले में केसेस ज़्यादा नजर आ रहे तो सिर्फ उस गली को बंद किया जाए। इससे सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ इफेक्ट हो रही है वो है तालीम का हर्ज। उसामा साहब, मैं समझता हूँ कि अब तकरीबन ये फरवरी से शुरू हुआ मामला और अब 8-10 माह हो गए जी। 8-10 माह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अब बड़ी क्लासेस के बच्चे एक दिन छोड़कर एक दिन जा रहे हैं, उस तरह की क्लासेस नहीं है, कुछ बड़े प्रॉपर वगैरह में ऑनलाइन क्लासेस, जो पढ़ाई का जो हर्ज है कि ऑनलाइन क्लासेस भी जो हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बच्चे के वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के उनके पास पूरे वो गैजेट्स या सिस्टम हो और वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए पॉसिबल चीज़ें हो सके। ठीक है, उसके बाद ये है कि एक दिन छोड़ के फिर बड़े बच्चों को बुलाया जा रहा है, छोटे बच्चे नहीं जा रहे। मैं समझता हूँ इस पे पढ़ाई का जो ये पूरा एक तकरीबन तालीमी साल है बच्चों का, ये एक बड़ा नुकसानदेह अमर है। इसके हवाले से हुकूमत को कुछ करना चाहिए, जिस तरह से भी है SOP को फॉलो कराएं, सख्ती से कराएं, लेकिन बच्चों की जो तलबा और तालबात और बच्चे जो छोटे हैं उनकी तालीम का जो हर्ज हो रहा है ना, मैं समझता हूँ ये बहुत एक बड़ा नुकसान है मुल्क का, रियासत का, क्योंकि फ्यूचर है हमारा, फ्यूचर ऑफ द नेशन है बच्चे, और उनका अगर एक साल आप कीमती ज़ाया कर देंगे इस तरीके से, अमल दरामद तो हो नहीं रहा। जब SOP बाहर तो फॉलो कहीं हो नहीं रहा है, कहते हैं बंद किया गया, कुछ को कभी किसी शादी हॉल का सुन लेते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि अगर ये खुदा ना खास्ता बढ़ा तो आगे ही इतना बुरा हाल है। आप महंगाई का हाल देख लें, मईशत कह रहे हैं कि उसके अब कहीं जाकर कुछ इशारे बेहतर हो रहे हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आ जाए। अल्लाह अल्लाह करके हम इस मामले से निकल रहे हैं, तो इसीलिए तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा सारे काम के अंदर एक चीज़ हुई है उसामा साहब, ये जो लैब्स के है ना, ये जो हमारी जो टेस्टिंग लैब है, इन्होंने अरबों रुपया बनाया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि लैब के अंदर जो केस फिगर्स तो सुने ना, वो 22 करोड़ आबादी है अगर, तो 42,04,320 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। 42,04,320 करोड़ अब लोगों के टेस्ट किए गए हैं उसामा साहब। प्राइवेट करवाए होंगे, प्राइवेट ज़्यादा है, और उसमें एक को अगर होता था तो पूरी फैमिली का जनाब वो नेगेटिव पॉजिटिव आता रहता था, स्टीरियोटाइप उसके नीचे लिखा होता था, अजीबो गरीब किस्म की माल बहुत ज़्यादा बनाया है, और इनकी झूठी रिपोर्टें भी बहुत सारी थी और बहुत सारी लूट मार की है। अगर नैब के पास जो इंक्वायरी पड़ी है, नैब को भी देखना चाहिए कि ये जो इन्होंने लोगों को एक हिरासमेंट क्रिएट की, बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें हैं जो कंट्राडिक्शन भी उसमें आई। यानी एक बंदे को आपने क्रिकेट टीम का देख लें, क्रिकेट टीम के हवाले से आपने देखा इतना बड़ा एक लाइमलाइट जो केस था, लाइमलाइट पे था, उस केस के अंदर कंट्राडिक्शन थी। तो ये जो आप देखें ना, शहबाज शरीफ से कभी कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव, सईद गनी का, ये चीजें ठीक है होंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि उनको एक लैब जो पॉजिटिव दे रही थी, दूसरी नेगेटिव दे रही थी, फिर जो हॉस्पिटल कहता था पॉजिटिव है, लैब कहती थी नेगेटिव है। कोई कभी हॉस्पिटल जो है नेगेटिव उनको कंसिडर कर रहा होता था, लैब पॉजिटिव कर रही होती थी। अच्छा, मैं चंद फिगर शेयर कर लूँ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 27,050 नए टेस्ट किए गए हैं, जो दादोशुमार हैं वो ये बताते हैं। और इसके बाद अगर हम ये देखें कि अब तक 586 मरीज़ों की हालत, जो इस वक्त मरीज़ हैं कुल, उनमें उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है 586 की। और अब 27,050 नए टेस्ट होना एक दिन के अंदर 24 घंटे में, ये तो एक बड़ी अच्छी तादाद कही जा सकती है। लेकिन साथ ये वाली बात कि जी अब जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें जो मुस्बत नज़र आ रहे हैं उसकी फिगर बढ़ना, शरह बढ़ना, 0.92 से बढ़कर 1.33 हो जाना, तो ये ख़तरनाक ज़रूर है कि पहले 100 टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 0.9, और इसके अंदर है उसामा साहब एक पूरा माफिया भी इन्वॉल्व है। ये लैबों को अगर आप इंटेरोगेट करेंगे तो ये भी पता आपको चलेगा पैसे कहाँ से कितना परसेंटेज जा रही थी, कौन कौन सी लैब जो है कितना उन्होंने माल बनाया। आप ये 6 माह के अंदर इनके एसेट्स की जो है ना
जी जी। ये जो बड़े हैं इनके जो लैब्स वाले मालकान हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जो झूठे अभी ये रिटर्न दिसंबर में करेंगे तो इसके ऊपर नैब में ऑलरेडी इंक्वायरी है, और ये जो चुगताई लैब वाले और बाकी जो लैब वाले हैं ये जरा ध्यान रखें कि आप ये कोई भी आप परेशानी का इज़हार खैरल साहब इसलिए भी किया जा रहा है, वो आपने लूटा है और गलत रिपोर्टें बना रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा अल्लाह से डरें और इस तरह लूट मार लोगों की। हमारे मरे हुए हैं बेचारे लोग, तो वो हाल जो भी हम कह रहे थे शुगर का, चीनी का, आटे का, वहाँ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, ये हमारा अलमिया हो चुका है कि जहाँ पर हमें लगे, यहाँ तो प्लाज्मा बेचने का काम शुरू हो गया था, प्लाज्मा बेचा जा रहा था। गरीब लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल से उनकी जिस तरह चांदी हुई है, एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया लिया गया है, एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया। और फिर आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो लूटमार की, जनाब कोरोना का जो मरीज था उससे 5 लाख, 10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक हफ्ते 5-5 दिन के उसामा साहब लिए गए, और जो तमाशा लगाया गया, जो बंदा जाता था कोरोना में डाल देते थे। मैं तो अपने एक इलाके का बंदा जानता हूँ, उसको हार्ट का पेशेंट था, ननकाना आया, ननकाना से शेखुपुरा आया, शेखुपुरा से PIC रेफर किया बकायदा हर जगह पे। वो जनाब चला गया डॉक्टर हॉस्पिटल, उन्होंने जनाब उसको काबू कर लिया। अब वो काबू कर लिया, घर वाला जो उसके साथ वो बाहर बैठे उन्होंने उसको यरगमाल बना लिया। उनका जी आपको कोरोना है। 4 दिन तक वो कहता है मुझे जनाब उन्होंने लॉकअप में रखा, मुझे ना कोई खाना ना पीना ना किसी से मुलाकात, फोन मेरा छीन लिया गया। अल्टीमेटली उन्होंने डॉक्टर्स के पास उन्होंने सुराग के पता बंदा किधर है हमारा, वो जनाब बड़ी मुश्किल से उनको सुराग मिला। और उसके बाद लाखों रुपए दे के उन्होंने छुड़ाई और उसका हार्ट का मसला ठीक हो गया। अच्छा, यानी इतना खौफजदा उसको शिकार हुआ बेचारा, उसका हार्ट का रिपोर्ट ठीक आ गई। अच्छा, बहरहाल ये गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अब से चंद दिन पहले या चंद हफ्ते कह लें आप, तो ये 200-300 पर चली गई तादाद। एक दिन में इतने केसेस सामने आ रहे थे, अब ये 2 गुना या 3 गुना हो रही है। तो ये अब खुद अल्लाह ना करे कि ये आगे बढ़े, और इसको हमें पीछे लाने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। उसामा साहब आप खुद प्रिवेंशन करें, अच्छी खुराक खाएं, इम्यून सिस्टम बेहतर करें जी, ना लैबों के पैसे उनको लुटाएं, और ना आप हॉस्पिटल में जाके पैसे लुटाएं। अगर आप अच्छी खाना खाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, जिस तरह नमाज ऑलरेडी हमें 5 टाइम अगर कोई बंदा पढ़ता है, तो मेरा ख्याल है वो बहुत सारी रश को अवॉइड करें तो बहुत उससे फ़र्क पड़ता है। देखिए ना, जैसे सानी निश्तर साहिबा हैं, उनको हो गया, जो लोग ज़्यादा अभी 2 बुज़रा पंजाब के, उनको कोरोना हो गया, उसकी वजह यह शायद जो बहुत ज़्यादा। दूसरा ये खौफ ज़्यादा जो लोग, मैं समझता हूँ खौफ के मारे भी लोग इसका जो है ना ज़्यादा वो विक्टिम बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इससे खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, काबिल इलाज मर्ज़ है। आप सिर्फ ये है कि आप इसका परहेज़ करें, आप गैदरिंग में ना जाएँ, आप हाथ 20 सेकंड का धोने का जो वो प्रोसेस जारी रखें, आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और बच्चों को जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी खुराक, दुकानों पर मैं देखा डाइट दें, फ्रूट खाएं। दुकान पे लिखा था जी मास्क के बगैर यहाँ नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, इस पर कुछ अमल दरामद हो रहा था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। ये भी हमें देखना है कि हुकूमत की तरफ से भी कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं, उस तरह से वो इस पर अमल दरामद करने के लिए भी नहीं जा रहे, और जाहिर है उसकी वजह से फिर आम आदमी का एटीट्यूड भी फिर ज़रा बिल्कुल वो सुस्त पड़ जाता है। बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि ये पूरी दुनिया से ये वबा जल्द ख़त्म हो जाए। दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।